बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। विकास, हम लोग की बातचीत काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन हो रहे हैं। कल हमने देखा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कुछ इंडिकेशन दिया कि ये स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ वॉर वाली कमेंट्री दी। यहाँ हम G20 की बात करें तो 3 घंटे की बड़ी मीटिंग हुई। जियोपॉलिटिक्स आजकल वैसे भी एसेट मार्केट्स को मूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो शी जिनपिंग और बाइडेन साहब की मीटिंग हुई 3 घंटे की, और हांगकांग मार्केट को देखिए कितना एक्साइटमेंट है। कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल इश्यूज अब काम डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये कुछ हद तक बाजार से फैक्टर्ड इन है, या ये एटलीस्ट मीडियम टर्म में बाजारों को कुशन करेंगे? जी, आई थिंक अजय, आप देखेंगे तो कुछ समय पहले सारी नेगेटिव बातें जो थी वो एक एक्सटेंड हो गई थी। चाहे वो पहले इन्फ्लेशन थी, फेड रेट इंक्रीज हुई, जियोपॉलिटिकल टेंशंस थी। अगर आप पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में देखेंगे तो वो धीरे धीरे हर चीज में एक स्थिरता आ रही है और सुधार हो रहा है। चाहे वो आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन हो, फेड रेट की बातें हो, या फिर ये जियोपॉलिटिकल कोई भी वस्तु एक स्ट्रेच होने के बाद कितने समय तक चलेगी। तो अभी ये जैसे जैसे सुधार हो रहा है, मुझे लगता है अच्छी बात है। ये जितना कंफर्ट आए, जो जो मार्केट्स के वरी पॉइंट्स थे वो अगर सेटल हो जाते हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड ईच एंड एवरी ऑफ दिस साइन इज ओनली गुड एंड पॉइंट्स इन द राइट डायरेक्शन। आई हैव बीन वेरी bullish last couple of months that markets will do well, and I continue to remain very bullish. से आज सुबह डिस्कस करना चाह रहा था, और वो ये है कि कल गार्टनर ने आईटी स्पेंडिंग के बारे में अपनी कमेंट्री दी। दूसरी तरफ डर ये है कि शायद आईटी सेक्टर इस समय दिक्कत में है, आईटी में लेऑफ्स हो रहे हैं, आगे शायद ग्रोथ इतनी नहीं रहेगी, इसलिए बिग टेक बड़े बड़े लेऑफ्स कर रहा है। अमेजॉन ने 10,000 लोगों को ले ऑफ करने की बात कही। लेकिन वहीं पीक ऑफ पेसिमिज्म की अगर अंदेशा देखें तो स्टैनली ड्रकलमिलर जो इतने बड़े फंड मैनेजर हैं ग्लोबल, वो अमेजॉन का स्टॉक खरीद रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं जितनी भी नेगेटिवनेस है वो आईटी सेक्टर में भी फैक्टर इन हो गई है, क्योंकि वहां नास्डैक बहुत जोर से चल रहा है और यहां भी मिड कैप आईटी सब जगह थोड़ी थोड़ी वैल्यू इमर्ज हो रही है कुछ लोगों के अकॉर्डिंग। आपको लगता है ये सारे नेगेटिव्स प्राइस इन हो गए और लेना चाहिए आईटी? आजकल का जमाना जो है काफी हाई इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का जमाना है, व्हाट्सएप जमाना है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन बड़ी फास्ट पहुंचती है। तो उसके चक्कर में क्या होता है, कोई भी एक माहौल जो बनता है वो बड़ा फास्ट स्विंग होता है। तो आप जहाँ देखेंगे पिछले 3 4 5 महीनों में ग्लोबल ग्रोथ को लेके और उसको इम्प्लीकेशन को लेके एक वन वे व्यू बन गया कि ये तो रिसेशन में जा रहा है जी, और इसका तो काफी कुछ इम्पैक्ट होगा। और ये शायद मेरे को लगता है एक पान वाला भी इसकी बात को जानता होगा कि अमेरिका में आर्थिक मंदी आ रही है। और जब ये होता है तो उसके काफी वो एक साइड स्विंग हो गया, जबकि रियलिटी कभी ऐसा एक साइड स्विंग नहीं होती है। अमेरिका जैसी इकोनॉमी ऐसे, ठीक है, उनकी 2 क्वार्टर की ग्रोथ नीचे होगी, वो हो रही है, पर उसका काफी कुछ इम्पैक्ट हो गया। इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है, टेक स्टॉक 40% करेक्ट हो गए। कंपनीज लाइक अमेजॉन एंड एप्पल, दे आर वेरी सॉलिड कंपनीज विद कैश फ्लो। तो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई बिटकॉइन जैसी कंपनियां या फिर कोई बिना बिजनेस मॉडल वाली कंपनी है। तो हर मॉडल का एक जो एक एक्सेसिव बिल्ड हो गया था वो करेक्ट हो गया है। हाउ फास्ट दे विल कम, हाउ लॉन्ग दे विल टेक टू कम, वो एक खाली फ्यूचर बता पाएगा। वो कहना मुश्किल है कि ये तुरंत रिकवरी हो जाएगी कि इसमें 2 साल लगेंगे। तो वो हर आदमी अपना जैसा व्यू उस हिसाब से पोजीशन लेता है। मेरा ये मानना है कि यूएस इकोनॉमी डीग्रोथ होगा, पर उसमें समय लगेगा रिकवर होने में। पर काफी कुछ तक नेगेटिव मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर हो चुका है। और जहां तक भारतीय बाजारों की सवाल है, हमारी डिपेंडेंसी यूएस इकोनॉमी में बहुत कम है। इंडिया के जितने भी ग्रोथ के जो एनेबलर्स हैं वो सारे के सारे इंटैक्ट है। चाहे हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी हो, मैन्युफैक्चरिंग का जो स्टोरी हो, आईटी में भी सर्विसेज पार्ट में ग्रोथ कंटिन्यू आती रहेगी। क्योंकि जो आई बिग टेक आप जो बोलते हो यूएस में, वो और इंडियन आईटी सर्विसेज दोनों का मॉडल बहुत अलग है। हमारी जो कंपनियां जो वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो कॉस्ट डिफ्लेशनरी होती है, वो बिजनेस की कॉस्ट कम करती है, उनको एफिशिएंट बनाती है। तो मंदी के माहौल में कॉस्ट कटिंग का तो वैसे माहौल रहता है। तो वो एक उसकी ग्रोथ मुझे लगता नहीं कोई बहुत बड़ी इंपैक्ट होगी। आई थिंक जो एक 10 से 15% का जो भी एक रेंज है ब्रॉड, उस रेंज में आईटी सेक्टर ग्रो करता रहेगा, जिसकी इंपैक्ट इंडियन बाजारों में, इंडियन इकोनॉमी में जॉब क्रिएशन पे भी बहुत बड़ी होने वाली है।
तो ये सब बातों को आप देखेंगे तो इंडिया का जो समय है काफी अच्छा है, और मुझे लगता है कि इस चीज से मैं ज्यादा नेगेटिव प्रभावित नहीं होता हूँ। यूएस की इकोनॉमी बहुत नेगेटिव होगा तो इंडिया में क्या होगा, जबकि ये सब जहाँ जैसे जैसे सेटल हो रहे हैं यूएस में, उसका फायदा में इंडिया में इंक्रीमेंटली सेंटिमेंटली पॉजिटिव ही होगा। राइट, मॉर्निंग विकास। प्रियंका यार, एक कंसर्न आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे अभी अजय भी कह रहे थे क्या पीक ऑफ पेसिमिज्म, क्या अब सेक्टर स्पेसिफिक और ज्यादा डीप सेक्टर्स में जाकर भी ये रियलाइज करना चाहिए? एक सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है कि इस पर आपका व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमने देखा कि जितने भी कंपनीज थे जिनके मेजरली रेवेन्यूज यूरोप से आते थे, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज ऑटो एक्सेलरीज मेजरली, जैसे आप बात मदरसन की बात करें, भारत फोर्ज की बात करें, आज बालाकृष्णा के नंबर्स के बाद कमेंट्री पर जो आया रिएक्शन, वो तो खैर कमेंट्री की बात का रिएक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या वहां भी पीक ऑफ पेसिमिज्म से कुछ टेकअवेज लेने चाहिए? बिल्कुल, सी देखिए इतनी बड़ी जो इंटरलिंक्ड इकोनॉमी होती है, सप्लाई चेन होती है, वो कोई ऐसे खत्म नहीं हो जाती है। 1-2 क्वार्टर के डिसरप्शंस हो सकते हैं। सो मुझे लगता है ये सब वापस, और इंडिया की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए जो ग्रोथ प्रोफाइल है, वो बहुत बड़ा है। इनफैक्ट चाइना प्लस वन का जो शिफ्ट है उसके अंदर उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये कोई 1-2 क्वार्टर कोई भी बिज़नेस में आगे पीछे हो सकता है। जैसा आप देखेंगे कि पिछले 3-4 क्वार्टर में एपीआई इंडस्ट्री इस चीज़ से सफ़र कर रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एपीआई इंडस्ट्री के बिज़नेस पोटेंशियल खत्म हो गए, वो आएँगे। तो बिज़नेस कभी भी वन वे नहीं चलता है और उसकी वजह से मार्केट वॉलेटिलिटी आ सकती है। पर स्ट्रक्चरली ये जो है सारे के सारे बिज़नेस मैं मानता हूँ, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग जिनकी चाइना प्लस वन शिफ्ट से फायदा हो रही है, वो बेनिफिट करेगी। विकास, आज है 15 नवंबर। ऑलमोस्ट सवा महीने तक हमने अर्निंग्स को देखा। इस बार के अर्निंग्स ने बिल्कुल निराश नहीं किया। ज़्यादातर नंबर्स उम्मीद से कहीं बेहतर आते दिखे ऑन एन एवरेज में। और पिछली बार की अगर आप अर्निंग्स देखेंगे जहाँ पे इन्फ्लेशन का कुछ ज़्यादा ही प्रेशर था, वॉलेटिलिटी थी ग्लोबल मार्केट्स की वजह से, उन्होंने भी निराश ज़्यादा नहीं किया। इस 2 बार की अर्निंग्स में आपने क्या रीड किया, और आने वाली कुछ अर्निंग्स का कुछ गाइडेंस दे सकते हैं कि किस जगह पर स्ट्रॉन्ग मूव होगा, किस जगह पर थोड़ा वीक होगा? इसकी इतनी रीडिंग है कि बहुत ज्यादा पेसिमिज्म ना हो, ये ज्यादा मैक्रो वगैरह फायदा नहीं करते। आप इंडिया को देखो, इंडिया का टैक्स कलेक्शन देखो, वो आप अगर आप देखेंगे पिछले एडवांस टैक्स का नंबर आ रहा था। एडवांस टैक्स आपको क्या बताता है कि अगले क्वार्टर के अर्निंग्स कैसे होंगे, तो आप उसको देखेंगे तो अपने आप को पता चल जाएगा। तो इसीलिए हम तो डिसअपॉइंटेड नहीं, आई मीन हमको तो एक काफी एक्सपेक्टेड लाइन पे अर्निंग्स ग्रोथ लग रही है। और वापस मैं दोहराना चाहूंगा कि अर्निंग ग्रोथ इंडिया की जो कॉर्पोरेट अर्निंग टू जीडीपी रेशियो है, अभी भी मिड साइकिल है। अभी एक बहुत बड़ी अप साइकिल हमारे सामने बाकी है। तो इस अर्ली स्टेज में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट अर्निंग यहाँ से रोबस्ट रहनी ही पड़ेगी और रहनी ही चाहिए, क्योंकि ये साइकिल की बहुत अर्ली स्टेज मिड स्टेज काइंड ऑफ रिकवरी है। तो मुझे नहीं लगता कि अर्निंग्स को पूरे साल में कोई तकलीफ आएगी। 1-2 क्वार्टर, 1-2 सेगमेंट, वो सब तो हर 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 बुल रन में चलता है, हर अपमूव में चलता है। तो स्ट्रक्चरली स्पीकिंग मेरे को आप देखेंगे तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज काफी अच्छे लग रहे हैं, ऑटो का ग्रोथ अच्छा लग रहा है, आईटी का ग्रोथ अच्छा लग रहा है, कैपिटल गुड्स का ग्रोथ अच्छा लग रहा है। तो आपको किस मतलब आपने प्रैक्टिकली सारा मार्केट तो कवर कर लिया। अभी छोटा हो सकता है फार्मा सेक्टर स्टॉक जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, और क्या डिसअपॉइंट करेगा, वहां पे भी अच्छा नंबर आ रहे हैं करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से। तो आप देखेंगे तो लगभग लगभग सारे सेक्टर्स जो है अच्छे ही कर रहे हैं। खाली मेटल्स के अंदर आपको नेगेटिव आ सकता है, पर वो तो ठीक है, लास्ट ईयर बहुत अच्छा था, इस बार थोड़ा खराब हो सकता है, बट दैट्स फाइन। तो करने आप अगर खुद एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि अर्निंग में डिसअपॉइंटमेंट आने की संभावना बहुत कम है। विकास, में देख रहा था आपके पोर्टफोलियो में एलएनटी भी एक काफी बड़ा हिस्सा है, जबकि हमने देखा कि एलएनटी कुछ और लार्ज कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग कंपनी से रिलेटिवली थोड़ा लैग किया, बट लास्ट 3-4 महीने में उनकी कमेंट्री बहुत सॉलिड आई और चालू हो गया उसमें री रेटिंग। एलएनटी के जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं आपने एनालाइज किए होंगे, उनकी कमेंट्री रिसेंट अर्निंग्स के बाद क्या विजिबिलिटी मिल रही है आपको वहां पे, क्योंकि वो इंडस्ट्री का बेलवेदर है? बिल्कुल, आई थिंक इंडिया में इन्वेस्टमेंट साइकिल एलएनटी के बिना चल ही नहीं सकती है, वो सिंपल सा मानना है, राइट? और हम सब लोग इन्वेस्टमेंट साइकिल की बात कर रहे हैं और हो रहा है, दिख रहा है, और वो शायद एलएनटी की कमेंट्री में भी दिख रहा है, ऑर्डर बुक में भी दिख रहा है।
तो हमें तो अच्छा ही लगता है। और आप सब सेगमेंट देख लीजिए, एल&टी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलेगा, सिविल कंस्ट्रक्शन में मिलेगा, ऑयल एंड गैस में मिलेगा आपको। आई मीन ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र नहीं है जहां वो नहीं है। डिफेंस के अंदर है। तो जो जो सेगमेंट है जहाँ पे हाई ग्रोथ है वहां पे एल&टी मौजूद है। और उनकी एक बहुत बड़ी सब्सिडरी आईटी में भी, 3 सब्सिडरी आईटी में भी, जिसका बहुत बड़ा वैल्यू कंट्रीब्यूट करती है। तो आप एल&टी की अगर सब्सिडरीज को निकाल दें जिसकी वैल्यू क्रिएट हुई है, तो एल&टी का मार्केट कैप इज नॉट वेरी फार फ्रॉम वेयर इट वाज इन 2008 पीक। तो अभी तो कंपनी की साइज बहुत बड़ी हो गई है उससे पहले। कोर बिजनेस के अंदर की बात कर रहा हूँ। डिफेंस के अंदर हम एक नया आयाम देख रहे हैं जो पहले इतना शायद मजबूत नहीं था। तो मुझे लगता है ये एक इंडस्ट्री लीडिंग सेक्टर और कंपनी रहेगी, इसलिए हमने लिया। और बाकी तो समय बताएगा। ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। विकास, और भी कुछ स्पेसेस पर आपसे एक व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आईटी के लिए इस वक्त यहाँ पर इनफैक्ट एक आईटी की ग्रोथ रिपोर्ट भी आई है, उसकी भी हम बात कर रहे थे। लेकिन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर ग्लोबली अभी जिस तरह का एक व्यू बन रहा है, काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं फांग स्टॉक्स, तो 60-70% तक करेक्ट हो चुके हैं। इंडियन मार्केट्स ऑफ कोर्स, यूएस स्टॉक से इंडियन स्टॉक्स भी इम्पैक्टेड होते हैं। लेकिन क्या इतने बीटन डाउन होने के बाद अभी भी आपको महंगे लगते हैं, या आपको लगता है कि कुछ स्टॉक्स एटलीस्ट मिड कैप्स के स्पेस के कुछ स्टॉक्स जो है वैल्यू जोन में आ गए हैं? जी, इंडियन आईटी सर्विसेज नॉट ओनली मिड कैप, काफी लार्ज कैप भी वैल्यू जोन में आ गए हैं। आप देखेंगे तो ये सब कंपनीज ऑलमोस्ट कैश फ्लो कन्वर्जन 100% है। कुछ कुछ कंपनीज का, चाहे वो टीसीएस हो, एचसीएल टेक, उनका डिविडेंड यील्ड 3-3.5% हो गया है। तो जब इतनी बड़ी लार्ज स्केल कंपनी, कैश फ्लो जनरेटिव कंपनी, जिनकी ग्रोथ प्रोफाइल सेक्टर लेवल पे 12 से 15% की मानी जाती है अगले 5 सालों तक, और अच्छी कमेंट्री मैनेजमेंट दे रहे हैं, और वो इस वैल्यू जोन में आपको मिल रहा हो, तो मुझे लगता है कि काफी डाउनसाइड लिमिटेड, अपसाइड ज्यादा, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। तो हमें तो आईटी सेक्टर में यहाँ से काफी वैल्यू दिखती है और ग्रोथ भी दिखती है। विकास से अब देखना, काफ़ी पहले सरकारी कंपनीज को रेगुलेटेड माना जाता था। अगर आप 4-5 साल थोड़ा पीछे जाके और देखेंगे तो अब जो हिस्सा ये हो गया है ना कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर ये सरकारी कंपनीज ने कमाल के दिखाया। सरकारी बैंक, सरकार के डिफेंस की कंपनियां, सरकार की रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां, सरकार की पावर से जुड़ी हुई कंपनियां, आप किसी भी सेगमेंट के सरकार को उठा के देख लीजिए, वहाँ पे काम हुआ सिर्फ टेलीकॉम को छोड़ के। तो आप अभी भी बुलिश हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं सरकारी कंपनीज को छोड़ दो, जब निजी कंपनियां काम करें फिर सरकारी भी क्यों ध्यान दे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब सरकारी कंपनियां जो थी उनका वैल्यूएशन काफी फेवर था। तो वन इज दैट वैल्यूएशन करेक्ट होना ही है। कोई भी एक जो सेक्टोरल टेलविंड आती है तो उसका बेनिफिट चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक सेक्टर, दोनों कंपनियों को होगा। और दूसरी बात है कि इसमें भी मार्केट का बिलीफ हुआ है कि जो सरकार का इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस जो कंपनियों के चलाने में बहुत कम हो गया है। एक समय था जब बैंकों के अंदर लेंडिंग गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे होती थी, वो अभी बिल्कुल नहीं होती है। तो उसका एक बड़ा प्रभाव उनके परफॉर्मेंस पे पड़ा है और मार्केट के उसके अंदर बिलीफ में पड़ा है। तो वो एक बिल्कुल जहां जहां ये ऐसा ऐसा देखने को मिला, वहां वहां हुआ है। तो सरकार ने भी अपने इसके बारे में एक क्रेडिबिलिटी कमाई है। और अगर ये चलता रहेगा तो गैप जो है बिटवीन प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर वैल्यूएशन कम होते जाएगा। और अगर ये नहीं चला तो ये चलते रहेगा। तो हमने जो अभी परफॉर्मेंस देखा है वो एक टेलविंड पर्टिकुलर सेक्टर में, सारा बैंकिंग सेक्टर चलेगा तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं चले, क्योंकि वो आज भी 60% हिस्सा इकोनॉमी का रखते हैं, बैंकिंग सेक्टर रखते हैं। तो ये सारी उसी चक्कर में ठीक किया। और दूसरी, अभी इनकी एनपीए साइकिल भी कम हो गई है और ग्रोथ आनी चालू हुई है। तो ये अच्छे कुछ कुछ कंपनियां बहुत अच्छे बिजनेस है, वो रहेंगे। और डिफेंस के अंदर तो आपने देखा ही है कि एक बहुत बड़ी अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे ग्रोथ आ रही है, गवर्नमेंट लेवल पे एक्सपोर्ट्स की बातें हो रही है, माइंडसेट पूरा चेंज हो रहा है। तो उसका भी एक फायदा, वो ये सारी डिफेंस के थ्रू ही आप प्ले कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां तो बहुत कम है। इनकी लीडिंग सेक्टर की कंपनियां डिफेंस में है, प्राइवेट पीएसयूज है, तो वहाँ पे जायज है एक तेजी आना। तो अगेन हम उसको मोर कंपनी लेवल स्पेसिफिक देखते हैं रादर देन एनीथिंग मैक्रो। बट जनरली क्रेडिबिलिटी मार्केट में पीएसयूज की बड़ी है।
PSUs की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है और हम देख भी रहे हैं उनके प्रिफर्ड सेक्टर्स जो आज विकास हमसे बात करते हुए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आज समय देने के लिए, ये सारे इंसाइट्स हमारे व्यूवर्स के लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर योर टाइम।